भारत का संवैधानिक विकास हमारा चल रहा था, जो इसका पहला चैप्टर है और उसका पार्ट 1 हम देख चुके थे, जो है कंपनी के शासन हेतु जो अधिनियम पारित हुए थे। जैसे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस समय तक प्रत्यक्ष शासन था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो जो कानून पारित किए गए थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिश ताज यानी क्राउन यानी वहाँ के राजा द्वारा जब शासन प्रत्यक्ष रूप से ले लिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, उसके बाद कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे और क्या क्या सुधार किया गया था, तो वही हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाद में इसका पढ़ेंगे नोट्स। तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम कौन कौन से, ब्रिटिश क्राउन का जब भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ था तो अधिनियम पारित किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1861 के अधिनियम के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्न कथनों पर पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा, विधि निर्माण करने के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ठीक है, अब देखते हैं 1800 परिषद का अधिनियम के बारे में। तो देखिए 1861 का जब अधिनियम आया था, इससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी है। ठीक है, 1858 का अधिनियम आ चुका है जिसके तहत प्रत्यक्ष नियंत्रण क्राउन का स्थापित हो गया। अब 1861 का अधिनियम आएगा। तो कई महत्वपूर्ण काम किए गए। सबसे पहले काम ये किया गया इस अधिनियम के माध्यम से कि पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था और गवर्नर जनरल के 5-6 सदस्य होते थे जो परिषद होती थी, तो मिलके सारे काम देखते थे। गवर्नर जनरल के जितने सदस्य होते थे सब सदस्य मिलकर आपस में राजस्व मामले देखते थे, सैन्य देखते थे, सभी सदस्य कानून मामले देखते थे, वित्त देखते थे, गृह विभाग सारे देखते थे। लेकिन 1861 का जब अधिनियम आ गया, उसके बाद किया ये गया कि पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब ये होता है एक विभाग एक काम के लिए एक मंत्री या एक सदस्य को पूरी तरीके से जिम्मेदार कर दिया गया। जैसे कई सदस्य हैं, मतलब 5 या 6 सदस्य हैं, तो एक सदस्य को जिम्मेदारी दे दी गई राजस्व की, दूसरे सदस्य को जिम्मेदारी दे दी गई सैन्य की, तीसरे को कानून की, चौथे को वित्त की और पांचवें को गृह विभाग की। अब वो उससे संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और कोई भी काम होगा तो उसके लिए वही सदस्य जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से किया ये गया। जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद के माध्यम से, मान लो ये गवर्नर जनरल है और इसकी परिषद, जैसे आज प्रधानमंत्री होता है उसकी मंत्री परिषद होती है, तो उस समय मानो गवर्नर जनरल होता था और उसकी परिषद के जो सदस्य होते थे तो उनको अलग अलग विषय दिए गए, पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, और 5 सदस्य तो ऐसे हो गए, जो 5 विभाग हो गए। देखो, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त, ये 5 विभाग हो गए, इसके लिए 5 सदस्य शामिल हो गए। ठीक है, 1874 में एक और काम किया गया, छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग, ये भी जुड़ गया। लोक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है वो भी चालू हो गया। अब ये तो ये सारे 6 सदस्य हो गए। अब इसमें क्या होगा, और 6 से 12 सदस्य नियुक्त किया गया विधायी कार्य करने के लिए, काम करने के लिए। तो ये सब हो गए, देखिए, सरकार चलाने के लिए। लेकिन उसमें कानून बनाने के लिए भी तो कई होना चाहिए। तो और कानून बनाने के लिए, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो 1861 का अधिनियम था, विधायी कार्य करने के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। यानी कानून बनाने के लिए न्यूनतम 6 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य कर दिए गए। और इनकी गवर्नर जनरल 2 वर्ष की अवधि द्वारा इनको नामित करता था। यानी गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि विधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए 6 से लेकर 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। और इसमें से आधे जो सदस्य होंगे, कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, यानी जो सरकार में शामिल होते हैं और जो सरकार में नहीं शामिल है उनको भी कानून बनाने के लिए रखा जाएगा। और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन 1861 के परिषद अधिनियम के माध्यम से किए गए। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 1800 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उत्तर दी। तो अगला हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में है। निम्न कथनों को पढ़कर उत्तर देना है। तो ये विवादित क्वेश्चन है, तो इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हुआ ये था, 1892 का अधिनियम कब आ रहा है? 1892 से पहले एक 1885 में एक घटना घट चुकी है,
कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब कांग्रेस ने बहुत सारी मांगे की जाने लगी थी। कांग्रेस ये कह रहे थे कि हमको अधिकार दो, हमारी संख्या बढ़ाई जाए, विधान परिषद में हमारी संख्या बढ़ाई जाए, हमको प्रश्न पूछने का अधिकार दो, तुम ज़्यादा हमको अधिकार नहीं देते हो, तुम हमारे साथ में भेदभाव करते हो। तो जब कांग्रेस ये चीज़ें, ये मांगे कर रही थी, ये आंदोलन कर रही थी और मजबूती के साथ में रख रही थी, तो सरकार पर दबाव बढ़ा। सरकार ने क्या किया, इन्हीं दबाव के चलते, कांग्रेस और अन्य संस्थाओं के दबाव के चलते भारत परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया, जिसमें कई सारे अधिकार दिए गए। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ये लागू किया गया था 1893 को, और स्वीकृति मिली थी 1892 में। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद, जैसे एक गवर्नर जनरल जैसे आज प्रधानमंत्री होता है, और उसकी परिषद में जितने भी सदस्य शामिल थे, देखिए पोर्टफोलियो वाले शामिल थे, कानून बनाने के लिए शामिल थे, तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधायी कार्यों के लिए यानी कानून बनाने के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो अभी तक 6 से लेकर 12 थी, उसको बढ़ा करके न्यूनतम 10 से लेकर 16 कर दी गई। और आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे, यानी सरकार बाहरी लोगों को चयन करना था सरकार के द्वारा। ठीक है, और 6 सदस्य, इसके इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सदस्य सरकारी होते थे और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब यह किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों में सदस्य भारतीय और यूरोपीय दोनों हो सकते थे। ठीक है, 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। ये सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो यही जो कांग्रेस जैसी संस्था मांग कर रही थी, वही 1892 के अधिनियम के तहत दे दिया गया कि आप वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हो, पूरक जो 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तो वही चीज़ें दी गई थी। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय विधान परिषद, यानी किस अधिनियम के माध्यम से भारत की जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो भारतीय जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की अनुमति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिए गए थे। 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद का जो कार्य था उसमें वृद्धि कर दी गई, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। यही तो कार्यों में वृद्धि थी। मतदान करने का अधिकार तो इस समय तक भी नहीं था, लेकिन इस 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला जो हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से। तो हुआ यह था ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब ये होता है कि इसको ऐसे समझिए कि सभी लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई थी, ताकि जो जैसे कोई वर्ग है तो वो छूट न जाए। तो इसके लिए अंग्रेजों ने किया कि मुसलमानों से इसकी शुरुआत की कि मुसलमानों को इसकी आरक्षण जैसी व्यवस्था मानो इसकी, कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही कि जैसे चुनाव होता है तो चुनाव में मान लीजिए मुसलमानों की जो जनसंख्या है मान लो 15%, तो 15% जितनी भी देश भर में सांसद होंगे, विधायक होंगे, तो 15% सीटें इनके लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, और उनमें जो चुनाव लड़ेंगे मुस्लिम खड़े होंगे और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम देंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसके लिए ये आया था। तो ये सांप्रदायिक से संबंधित जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1909 के अधिनियम के माध्यम से आया था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी इसके माध्यम से। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, इसका मतलब ये होता है खड़े भी मुसलमान, कुछ सीटें उनके लिए बिल्कुल कवर कर दी जाएंगी, खड़े भी मुसलमान होंगे और चुनेंगे भी मुसलमान। ठीक है, 5वां नंबर 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था। 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 2 तरह का न्यायालय है, एक है सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी, 1937 में 1935 के अधिनियम के माध्यम से, यानी सीधा से कहें तो जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। एक और था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवर थे, संत मॉरिस गेवर थे। और उसके कौन थे जो 73 में आया था? सर एलिजा एम्पे उसकी सर्वोच्च न्यायाधीश थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? तो संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में स्थापित हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। एक आपने द्वैध शासन कई जगह आप नाम सुनोगे, ठीक है, कई जगह बंगाल में द्वैध शासन का नाम सुनोगे, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन नाम सुनोगे, राज्य में द्वैध शासन का नाम सुनोगे, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट है, इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो राज्य में जो द्वैध शासन लगा था वो 1919 के अधिनियम के माध्यम से लगा था, और राज्यों में द्वैध शासन को खत्म किया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और इसमें क्या था? द्वैध शासन के तहत ये किया जाता था, कुछ ऐसे विषय थे जिनमें शासन चलाने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया था, भारत के चुने हुए मंत्री थे उनको दे दिया गया था, जैसे चुने हुए मंत्री थे उनको दे दिया गया था, और कुछ अधिकार थे सरकार ने जो गवर्नर जनरल था उसके लिए आरक्षित करके रखे थे। तो जो चुने हुए लोग थे उनके लिए कुछ दे दिया गया, कुछ गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित। तो इन्हीं जो विभाजन किया जा रहा है इसी को द्वैध शासन कहते थे। तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, और 1935 के माध्यम से क्या किया गया था? जो राज्यों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और फिर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई। तो व्याख्या पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी भारत परिषद अधिनियम 1935 के माध्यम से एक नए द्वैध शासन की स्थापना की गई, अखिल एक संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के माध्यम से हुई थी। 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, अब केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन के तहत किया यह जाता था कि संघीय जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा जाता था। एक आरक्षित विषय थे जिनमें गवर्नर जनरल निर्णय लेता था, पूरे काम करता था। ये महत्वपूर्ण मामले थे, जैसे विदेश मामले हो गए, रक्षा मामले हो गए, संचार मामले हो गए, ये सभी गवर्नर जनरल अपने पास रखता था। और हस्तांतरित विषय होते थे उनको जो चुने हुए लोग थे, भारतीय थे, उनके लिए रख दिया था, उन मंत्रियों के लिए रख दिया था। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली को लागू किया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला जो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 1919 का अधिनियम जो आया था उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। तो इसका 1 और 3 सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी जो सरकार थी उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी कि केंद्र में जो 1919 का शासन अधिनियम था उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन का मतलब था कि जो सरकार के विषय थे काम करने के उनको बांट दिया गया था, ठीक है। जो मेन मुख्य थे सरकार अपने पास रख ली थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद उसके जैसे सेना वाला मामला हो गया, राजस्व वाला पैसे वाला मामला हो गया, ये सब अपने पास सरकार रखी थी। और जो आसान कृषि से संबंधित दीवानी मामले ये सब जो निर्वाचित भारत के प्रतिनिधि होते थे उनको दे दिया था। यानी 1919 के शासन अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि प्रांतों को द्वैध शासन की स्थापना हो गई, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया कि ये भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगला हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस समय भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे, और वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसीलिए जो 1919 का अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, क्योंकि भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम के द्वारा किया गया राज्यों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की गई, जिसके तहत प्रत्येक
राज्य में राज्य के जो प्रशासनिक विषय थे उनको दो श्रेणियों में बांट दिया गया, एक में आरक्षित, एक में हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय थे वो प्रांतीय गवर्नर था और उसकी कार्यकारी जो परिषद थी उसके तहत रखे जाते थे। उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी थी, कानून बनाने का अधिकार था, प्रांतीय गवर्नर को था, उसकी कार्यकारी परिषद को थी। जबकि हस्तांतरित जो विषय थे उनका उत्तरदायित्व, उनसे संबंधित कानून बनाना, उनके लिए उत्तरदायी होना, ये प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा जाता था जो चुन कर गए थे, जो भारत वाले थे, यानी थोड़ा सा दे दिया, ज़्यादा नहीं दिया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों को बंटवारा किया गया, संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में बांट दिया गया। यानी एक और काम किया गया था, द्वैध शासन तो स्थापित कर दिया गया जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय किए गए, साथ ही साथ शक्तियों को बंटवारा किया गया। ये डिसाइड कर दिया गया कि केंद्र के पास कौन कौन से पावर होंगे और राज्य के पास कौन कौन से पावर होंगे, यानी संघीय विषय कौन से हैं, प्रांतीय विषय कौन से हैं। इन चीज़ों का बंटवारा कर दिया गया, स्पष्टीकरण कर दिया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचित मंडल की शुरुआत 1919 के अधिनियम से ही कर दिया गया था। और जब यह 1919 का अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको कहते हैं, इसके द्वारा जो मुसलमानों को तो दिया ही गया था, अन्य जो वर्ग थे उन तक भी इसका विस्तार कर दिया गया था, जैसे सिखों को, यूरोपियों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन के लिए, इनके लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे कहा जाता है? डायरकी सिद्धांत का मतलब होता है प्रांतों में प्रत्यायोजित जो विषय थे उनको दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के जो कार्य थे उनको आरक्षित और अंतरित यानी ट्रांसफर, हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांट दिया गया था। प्रांतीय सरकार के कार्य, इनमें से कौन से आरक्षित विषय थे? तो जो महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित थे, वो सरकार ने अपने लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के लिए आरक्षित करके रखे थे। जैसे पुलिस हो गया, पुलिस का महत्वपूर्ण काम होता है। भू राजस्व, पैसा वाला मामला हो गया, अपने हाथ में ले लिया। और कौन सा मामला? न्याय का प्रशासन ले लिया। स्थानीय स्वशासन उनको दे दिया था। तो 1, 3, 4 हो जाएगा। भारतीय जो सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो प्रमुख विशेषता थी, पहली विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के जो कार्य थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय में जो महत्वपूर्ण मामले थे, जैसे न्याय प्रशासन हो गया, भू राजस्व यानी पैसा वाला मामला, न्याय वाला मामला, वित्त, पुलिस वाला मामला, सिंचाई, ये सभी रखा गया। जबकि हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिए गए थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको दिए गए थे। और इन हस्तांतरित जो दिए गए थे उनमें स्थानीय स्वशासन था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि था, ये सभी रखा गया था। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर उसकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की? तो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली 1919 के अधिनियम के माध्यम से लागू हुई। केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली 1935 के अधिनियम के माध्यम से लागू हुई। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के माध्यम से। अब देखिए और अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था की गई, तो ये सब उसी से संबंधित है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एक बार सरसरी निगाह से पढ़ देते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, यानी द्वैध शासन स्थापित किया गया था राज्य में, लेकिन केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका, यानी विधान पालिका एक तरफ विधान सभा जैसे होती है, विधान परिषद ऐसे आ गया था केंद्र में। यानी ऊपरी सदन जो था उसको राज्य परिषद कहा जाता था, और निचला सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। इतनी चीज़ें आ गई थी, बाकी उतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना गहराई से घुस के नहीं पूछता है, फैक्ट है फालतू का। 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आई थी। द्विसदन यानी विधानसभा हो गया था केंद्र में और विधान परिषद हो गया था, यानी सभा और परिषद ये आए थे 1919 के एक्ट के माध्यम से ही आ गए थे। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कौन सा सही है? तो बी, केवल दूसरा सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी बात हो रही है 1935 के अधिनियम के माध्यम से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके माध्यम से क्या किया गया था?
विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। लेकिन एक बात ये कह रहा है, ठीक है, ये सभी का प्रावधान कर दिया गया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गलत वाला कथन इसके लिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है उसके पढ़ने की, फालतू में दिस भ्रमित हो जाएंगे। तो जो सही सही है वो चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या दी हुई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है, जो 1919 का अधिनियम है, ठीक है, इस सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। यानी 1919 का अधिनियम था, इसके माध्यम से महिलाओं को वोट डालने का तो अधिकार दे दिया गया था। लेकिन परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर लागू नहीं होता था। यानी कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि अमीर महिला हो, पढ़ी लिखी हो, पैसे वाली हो, टैक्स अदा करती हो इतना ज़्यादा, तो इन सब के लिए था। तो 1919 में जो महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया वो लिमिटेड था। जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित कर किए जाने की बात कही गई थी। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं और पॉइंट को स्पष्टता समझ लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी 1919 के अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं मिला था, इसमें कुछ महिलाओं को मिला था, ठीक है। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ये बहुत अच्छा कदम था। एक हिसाब से इसको पता नहीं क्यों जो हमारे मतलब लीडर थे उस समय के इसको गलत कह रहे थे, ये सही था, ठीक है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थानाबंतित आरक्षित कर दिए गए। अब सोचिए इसका कितना ज़्यादा फायदा होता। आज क्या होता है, आज जो सरकार होती है तो सरकार में मंत्री कौन बनता है, जो पहले से अमीर होता है, जो जमींदार होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप है, पैसा है, डीएम है, एसडीएम, वही बन पाता है। अब इस तरीके की अगर व्यवस्था आ जाती है हमारे देश में तो क्या क्या फ़ायदा होता। जो महिलाएं होती हैं उनको भी इतना परसेंट हो, आज हम लोग 1/3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए, लेकिन अगर हमारी महिलाओं को भी उसी समय प्रतिनिधित्व मिल जाता कि महिलाओं को इतने परसेंट महिलाएं चुनी जाएंगी, उसी तरह आ जाता। जो श्रमिक वर्ग होता है, मान लो जो किसान होता है, जो श्रमिक होता है, जो कमेरा वर्ग है, अगर उसको भी कुछ सीटें मिल जाती, ठीक है, उसमें दलित वर्गों को मिल जाती, मान लो उसको ओबीसी को भी मिल जाती, मान लो महिलाओं को मिल जाती, एलजीबीटी को मिल जाती, अगर मराठियों को मिल जाती, अगर सबको मिल जाता तो हमारी सरकार कितनी अच्छी तरीके से चलती। क्योंकि होता क्या है, जब शासन प्रशासन में एक तरह के व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वो केवल अपने लिए नियम बनाने लगते हैं, लेकिन अगर सब लोग शामिल हो गए तो अच्छा होगा। लेकिन इसका पता नहीं क्यों हमारे मतलब संविधान जो उस समय के लीडर थे इसका विरोध कर रहे थे। तो यही था कि 1935 के अधिनियम 1909 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1909 में इसका शुरुआत हुई थी कि पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी 1909 में कि केवल ये मुसलमानों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। फिर 1919 में इसमें सुधार किया गया और कहा गया मुसलमानों के साथ साथ किसको दिया जाएगा, सिखों को दिया जाएगा, ईसाइयों को दिया जाएगा, आंग्ल भारतीयों को दिया गया। लेकिन 1935 में और ज़्यादा पृथक निर्वाचक का विस्तार करते हुए अन्य लोगों को भी शामिल कर दिया गया, किसको, दलितों को, महिलाओं को, श्रमिकों। और इसी के विरोध में फिर गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था, तो इसको फिर वापस लेना पड़ा था। फिर उसी की वजह से आया था आरक्षण की व्यवस्था की। अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर आरक्षण दिया गया था। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल की ही तरह था, मान लीजिए इसको। तो चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं 17 नंबर कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, यानी सिविल सेवा के संदर्भ में बात कर रहा है, 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला था, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। तो ये सिविल सेवा के संदर्भ में बातें कही जा रही है कि जो 1919 का एक्ट आया था उसमें ये बात कही जाएगी कि तो जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसके लिए पहले और सारी परीक्षाओं के और सारी नौकरियों के लिए भी इसी में परीक्षा, एक ही परीक्षा कराई जाती थी। लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा ये बात कह दी गई कि जो सिविल सेवा होगी उसके लिए एक अलग परीक्षा होगी, पूरी तरीके से अलग परीक्षा कराई जाएगी, जैसे आज यूपीएससी करा रहा है। और 1941 तक आते आते क्या हुआ था, भारतीयों को
प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। यानी पहले जब शुरू में सिविल सर्विसेज बनी थी तो केवल अंग्रेज, यूरोप वासी वही अधिकारी बनते थे, डीएम, एसडीएम जैसे पदों में भर्ती होते थे। लेकिन धीरे धीरे 1941 तक आते आते भारतीयों का प्रतिशत बढ़ गया था, भारतीय लोग बड़ी ज्यादा संख्या में आ गए थे। तो ये है। व्याख्या देखते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी मेरिट के आधार पर सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के साथ हुआ था। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग हो रही थी, इसके बावजूद ये परीक्षा भारत में नहीं होती थी, लंदन में ही होती रही। अंततः किया ये कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हो गई, पहले इलाहाबाद में फिर दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सिविल सेवा में 1941 तक आते आते भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो आईसीएस की शुरुआत कब हुई? 1854 में। 1854 में ये किसका समय था? ये डलहौजी का समय था, उसी समय इसकी शुरुआत हुई। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई। 54 में स्थापना हुई। 55 से परीक्षा लंदन में चालू होती गई। भारतीय कह रहे थे कि भारत में भी परीक्षा कराओ, तो भारत में नहीं हो रही थी। ठीक है, 54 में स्थापित हुआ सिविल सेवा आयोग। ठीक है, सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ और 55 में परीक्षा चालू हुई और भारतीय कह रहे थे कि भारत में भी परीक्षा कराओ, भारत में नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ? भारत सरकार 1919 का अधिनियम आया, इसके तहत परीक्षा भारत में होने लगी और 1930 के दशक तक यानी 41 तक आते आते भारतीयों की संख्या सिविल सेवा में ज़्यादा हो गई, भारतीयों का प्रतिशत कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ब्रिटेन वालों का कम हो गया। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसिप की व्यवस्था की गई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसिप का मतलब होता है कि जैसे जो यहाँ के रईस ज़्यादा मतलब रियासतों के लोग थे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई थी। तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से चैम्बर ऑफ प्रिंसिप की स्थापना की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने से 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसिप की व्यवस्था की गई थी। यानी भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसिप की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कौन शामिल थे? प्रिंस वगैरह शामिल थे। 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय विधानमंडल का या के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? यानी केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में से केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन? केंद्रीय विधानसभा का देखो निर्वाचन हो रहा था। ठीक है, तो कह रहा है केंद्रीय विधानसभा का कौन सा ऐसा निर्वाचन है जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1919 के तहत जो 1900 कितने में ए और सी 1926 में चुनाव हुआ और 1945 में जो चुनाव हुआ था, यानी केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव 1926 में हुआ चाहे 1945 में हुआ, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो नियम बनाए गए थे उसी के तहत हुआ था। 20वां नंबर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी 1919 के तहत देखिए चुनाव हो रहा है, चुनाव 26 में हुआ, ठीक है, चुनाव 45 में हुआ, तो अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ? तो 45 में हुआ था अंतिम निर्वाचन। 21 राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस समय आई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आई थी। तो राष्ट्रपति आज भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत तो पहले ही आ गई थी, तो लेकिन लिखित रूप से एक स्पष्ट रूप से आया था 1935 में। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में दिया है यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही के तहत ही यानी 1861 का जो अधिनियम आया था उसी के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। यानी गवर्नर जनरल को उसकी परिषद को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी बिना विधान परिषद की अनुमति के। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यानी अनुच्छेद 21 के तहत जो दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलती है, इंस्पायर्ड है। लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी गवर्नर जनरल को जो भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल चुकी थी। 22वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ था? तो सी पार्ट
1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का मतलब है जो है संविधान है, संविधान के आगे किसी की नहीं चलेगी। संविधान के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो वही है संवैधानिक निरंकुशता। इसकी शुरुआत हुई थी 1935 का अधिनियम। अब अगर देखा जाए तो जो 1935 का अधिनियम था, इसका प्रयोग हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ज्यादा किया था, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रावधान दिए थे हमारे संविधान में, ज्यों का त्यों अपना लिए गए थे। तो चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज है। यानी भारत के लिए जितने भी कानून अंग्रेजों ने पास किए उनके सबसे ज्यादा ये जटिल है। ठीक है। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना की गई, न्यायपालिका की स्थापना की, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों की व्यवस्था की बंटवारा किया गया। यानी 1935 का जो अधिनियम है एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसके तहत आया। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जटिल अधिनियम है जितने भी कानून अंग्रेजों ने भारत के लिए पास किए। भारत संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। संघीय न्यायपालिका की स्थापना, एक है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। लेकिन संघीय न्यायपालिका की अगर बात आएगी, जिससे आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय प्रेरित है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आई थी। और साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर भी किया गया था। 23वां नंबर, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जाता? आपने कभी सुना? जैसे एक आदमी के हाथ में पूरा पावर दे दो, न्याय करने का भी दे दो, उसको कानून बनाने का भी लग दो, कानून लागू करने का दे दो, तो एक आदमी के पास में जब ज्यादा पावर आ गई तो वो निरंकुश हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। वो किसी को कहेगा मेरा वचन ही है शासन, जिसको नहीं उसको उड़ा देगा, कहेगा यही न्याय है। तो इसीलिए इन सब चीजों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान में लागू किया गया है, हमारे संविधान में है। और वो किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रेरित है। व्याख्या पढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। यानी जो आज हम 7वीं अनुसूची में देखते हैं, संघीय विषय, राज्य के विषय, समवर्ती सूची के विषय, ये 1935 के अधिनियम से ही प्रेरित हैं। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो 1935 का जो अधिनियम था एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके माध्यम से जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी, 1919 के अधिनियम के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया और 1935 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाएगा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कैसे लागू हुई, तो 1935 के अधिनियम। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित जो विषय थे इनका विभाजन जो था वो समाप्त करके विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता को सूत्रपात किया गया। यानी 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक और काम किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। ठीक है। अब सारे मतलब कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई, जिसको भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, यानी जो भारतीय संघ 1935 के तहत स्थापित हुआ था, बनाया गया था, उसमें कौन कौन शामिल था? ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल थे जहां पर ब्रिटेन का, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। चीफ कमिश्नर के प्रांत शामिल थे। साथ ही साथ जहां पर राजा महाराजा देसी रियासतें थी उनके प्रांतों को भी मिलकर होना था, उससे भारतीय संघ का स्थापना। परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। दो विषय बांट दिए गए थे 1935 के अधिनियम के माध्यम से। कौन कौन से विषय थे? एक संघीय विषय थे, एक राज्य के विषय थे, समवर्ती विषय थे। तो समवर्ती विषय में दोनों कानून बना सकते थे, राज्य वाले में प्रांत, राज्य वाले में प्रांत बनाएगा, संघ वाले में संघ बनाएगा। अब सब कुछ ऐसे विषय होंगे जो नए होंगे, जो शामिल नहीं होंगे, उनको अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, सौंप दी गई थी। अगला फिर से हमारा वही क्वेश्चन है, 24वां नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में कौन नहीं थी? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए थे, प्रांतों को थोड़ी आवंटित किए गए थे, गवर्नर जनरल को। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, ये भी बात सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ था, ये भी सही बात है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, ये सही है। 25वां नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता वही 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया था। 26वां नंबर फिर से क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था, ठीक है, और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। फिर अगर बात करें 27वां नंबर, अखिल भारतीय महासंघ या संघ की बात आ जाए, स्थापित करने का प्रावधान 1935 वाले अधिनियम के माध्यम से किया गया था। फिर 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने, यानी 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, ये सारे महत्वपूर्ण अधिनियम होते हैं, ठीक है। उधर 1813 का अधिनियम, कुछ अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की थी? तो संघीय शासन की स्थापना वही 1935 वाले के माध्यम से हुई थी। 29 नंबर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। फिर आ गया 30वां नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, बताना है। ए नंबर केवल एक ही सही है, कौन सा? इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय परिसंघ या फेडरेशन या संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, ये जो दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें भारत संघ का प्रावधान किया गया था, यानी एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। और ये कैसे बनना था? जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल थे, देशी रियासतें शामिल थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत में कौन? गवर्नर के प्रांत और चीफ कमिश्नर के प्रांत दोनों शामिल थे। जो राजा महाराजा वाले प्रांत थे वो भी शामिल थे। और इसके माध्यम से केंद्र स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया था। राज्य स्तर पर द्वैत शासन जो चल रहा था 1919 के तहत, उसको समाप्त करके 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र पर द्वैत शासन को लागू किया गया। और द्वैत शासन लागू करके जो रक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेशी मामले, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित मामले, ये किसके पास? आरक्षित विषयों के तहत आते थे और गवर्नर जनरल के प्रकार पर निर्भर करते थे और पूरी तरह से गवर्नर जनरल के विवेकाधिकार के अंतर्गत रखे गए थे। कौन से मामले? रक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेशी मामले, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित मामले, पूरे के पूरे गवर्नर जनरल के प्रकार पूरी तरह से उसके विवेकाधीन के अधीन रखे गए थे, ठीक है। और जो अतः इन विषयों को ये जो विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर थे, ठीक है। संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में दो कथन, क्योंकि रक्षा और, चलिए ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 31वां नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली क्या थी? भारत संघ की बात करता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नरों को, यानी भारत संघ में क्या क्या शामिल था यही पूछ रहा है। तो भारत संघ में जो ब्रिटेन का जहाँ पे प्रत्यक्ष शासन था, जहाँ चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे और जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे, देशी रियासतें, उनको मिलाकर संघ बनाया जाना था। और यहाँ पे द्विस्तरीय होना था, भारत संघ द्विस्तरीय होना था। केंद्रीय कार्यपालिका और संसद एक तरफ थे और दूसरी तरफ नीचे प्रांत होते थे, दो, यानी शक्तियों का पृथक्करण भी किया गया था। 32वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो 1935 के अधिनियम को मूल्यांकन थोड़ी करना था, वो तो 1919 के अधिनियम की भी आगे बढ़ना था। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, भारत संघ का प्रस्ताव किया गया, सारी चीज सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, यानी ये बात सही है कि 1935 के तहत भारत के संघ का प्रस्ताव दिया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका पुनर्गठन किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता शामिल की गई, यानी प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय द्वैत स्वायत्तता लागू की गई, ठीक है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया, यानी एक तरफ विधानसभा, विधान परिषद, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ये सारी चीजें की गई थी। 33वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? क्या नहीं है? विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि होना, संघ की योजना पर विचार करना, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, एक देश के लिए लिखित संविधान होना, ये स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935
में देश के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान नहीं था। ये बात नहीं कही गई थी कि लिखित प्रावधान होगा, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगला हमारा 35 नंबर है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो यहीं से ली गई हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही आधारित है। इसके मुख्य उपबंध अगर देखें तो क्या क्या 1935 के शासन जो अधिनियम कानून आया था उसके तहत है। केंद्र में स्वयं शासन आया था, प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रांतीय विधानमंडल कहाँ कहाँ? मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, असम में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई और शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य में, केंद्र और प्रांतों के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया और साथ ही साथ एक संघीय न्यायालय यानी एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। 35वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया? बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, यानी कौन सा ऐसा नियम था जिसके माध्यम से बिहार की जो एक सदनीय विधानमंडल थी, आज भी देखो तो कई राज्य की जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनीय, विधान परिषद और विधानसभा। तो एक कानून था 1935 का यह अधिनियम, इसके माध्यम से जो बिहार की एक सदनीय विधानमंडल थी उसको द्विसदनीय अर्थात बिहार विधानसभा और विधान परिषद में कर दिया गया था। विधानसभा पहले से थी और विधान परिषद बाद में कर दिया गया था, ठीक है। 36वां नंबर, ये बीपीएससी स्पेशल का क्वेश्चन है, देखिए आया था, री एग्जाम में आया हुआ। 36वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में महत्वपूर्ण बर्मा को भारत से अलग किया गया था? देखिए 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके तहत बहुत से प्रावधान किए गए हैं। 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो म्यांमार है आज का, यानी बर्मा, वो भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। बर्मा यानी 1935 का अधिनियम आया था, उसके तहत 37 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। सोचिए अगर अलग नहीं किया गया होता तो भारत में होता। तो इसके सारे हम क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम इसका देखेंगे नोट्स। तो हमारे इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं, अब हम इसका नोट्स पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष अधीन कर दिया गया था, यानी 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि कंपनी सही तरीके से शासन नहीं कर रही है, तो कंपनी के शासन अभी चल रहा था, अब वहाँ की जो क्राउन था, जो वहाँ का राजा था, उसने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में यहाँ का शासन ले लिया, यानी भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया? अब क्या, पहले गवर्नर नाम रखा गया, फिर गवर्नर जनरल रखा गया, ठीक है। अब नाम रखा गया गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। अब वायसराय क्या था? ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अभी तक गवर्नर जनरल था तो वो कंपनी का प्रतिनिधि था, लेकिन जब वो वायसराय कहलाने लगा तो वो ताज का यानी क्राउन के डायरेक्ट नियंत्रण में काम करने लगा। और इस तरह का जो प्रथम वायसराय बना वो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के जो राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, यानी 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अंग्रेजों को पता चल गया कि अगर हम सही तरीके से शासन नहीं करेंगे और नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे तो ये और विद्रोह होंगे, तो उन्होंने कर दिया जो ब्रिटेन में ही राज्य सचिव के पद का एक अलग सृजन किया, यानी भारत में शासन करने के लिए, भारत के शासन को देखने के लिए कोई अब ऐसे नहीं हलवा में ऐसे छोड़ देना था, अब उसके लिए प्रॉपर एक राज्य सचिव बनाया गया, राज्य सचिव का पद बनाया गया, ठीक है। और उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का भी गठन किया गया, ठीक है, जिसके अब राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दे दी गई। यानी जो 1858 को जो शासन अधिनियम आया था 1857 के विद्रोह के बाद, उसके तहत बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन यह था कि भारत का जो शासन था वो ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल अभी तक कहा जा रहा है, अब उसको वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो गया। अभी तक गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी का प्रतिनिधित्व होता था,
लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। राज्य, अब भारत के शासन को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था, अब प्रॉपर एक राज्य सचिव के पद बनाया गया। उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और इसी पूरे राज्य सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद, इसको भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दे दी गई। जो अगला हमारा कानून है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी हमने देखा कि पहले क्या था कि जो कंपनी का जो बंगाल, इधर साइड बंगाल था, इधर बंबई था, इधर मद्रास था। तो 1773 का जब एक्ट आया था उसके माध्यम से क्या कर दिया गया था, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को यानी बंबई को और मद्रास को, इन दोनों को इसके अधीन ला दिया गया था। ठीक है, ये जो बंगाल वाला था ये सबसे ऊपर हो गया था। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति ले ली गई थी, लेकिन अब फिर से विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण करके फिर से बंबई को और मद्रास को, फिर से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः कानून यानी विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की जो पावर था वो शुरू किया गया। यानी 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसके माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार किए गए। महत्वपूर्ण सुधार के तहत क्या किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति दे दी गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। यानी 1861 के अधिनियम के माध्यम से यह किया गया कि वायसराय अब अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 1935 का अधिनियम है उसके तहत मिली है। ठीक है, गवर्नर जनरल को वायसराय था इसको आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ये 1861 के अधिनियम के माध्यम से दे दी गई। जो अध्यादेश बनता था, वायसराय जारी कर सकता था, वो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक प्रभावी रह सकता था। अगला जो हमारा कानून बना भारत परिषद अधिनियम 1892। यह भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, 6 दिन पूर्व नोटिस दे करके प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। यानी सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति आरंभ की जाने लगी। ठीक है, ये इस अधिनियम का विशेषता थी। यानी 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उसका दबाव बढ़ रहा था, कह रहे थे हमको भी थोड़ा अधिकार दो, हमको भी दो, तो दे दिया कि भाई लो ठीक है 6 दिन आप बजट पर बहस कर लेना, बात कर लेना। ठीक है, 6 दिन का नोटिस दे देना, उसके बाद प्रश्न भी पूछ लेना। लेकिन आप वो अगर कोई बात कह दे तो पूछोगे कि खाना क्यों नहीं, आपने ये कह देना कि दवा की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई थी, तो वो बता देंगे इसलिए नहीं कराएगी। बस आप पूरक प्रश्न कोई नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, और मतदान करने का भी आपको अधिकार नहीं मिलेगा। यानी सीमित अर्थों में अब निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो चुका था। अगला जो हमारा कानून है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा, मार्ले मिंटो सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन था, 1919 का अधिनियम था। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये भारत सचिव हैं, ये वायसराय हैं। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण करने, प्रशासन में दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। पहली बार कौन कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो 1919 का अधिनियम था, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सुधार किए गए थे। जो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन पद्धति आई थी, ठीक है, उसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है, वो पहली बार इसी के तहत आई थी। और बजट में पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे। जो परिषद के सदस्य थे बजट पर और लोकहित के विषयों पर विवेचना कर सकते थे, बहस कर सकते थे। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। ये सारी चीजें की गई थी। अगला जो कानून था 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 था।
1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो 1909 का था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव थे, भारत सचिव थे, और ये वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब क्या था, 1909 के अधिनियम के माध्यम से केवल मुसलमानों को दिया गया था कि आपका जो कुछ सीटें आपके लिए बिल्कुल ही आरक्षित कर दी जाएंगी। अब क्या दिया गया, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया। 1935 के माध्यम से उसका और विस्तार कर दिया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया, यानी प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई और केंद्र में द्विसदन की स्थापना हुई। द्विसदन का मतलब एक विधानसभा, एक विधान परिषद, इसकी स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ये इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इधर कह रहा है प्रांतों में द्वैध शासन, इधर कह रहा है केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, तो ये अलग अलग चीज है। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है जो विषय थे उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का मतलब यह है कि 2 सदन स्थापित किए गए थे, लोअर सदन और उच्च सदन, ऐसे करके। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत, ये सब 1919 का अधिनियम चल रहा है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस नियम की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी एक और सुधार किया गया कि 10-10 वर्ष में एक आयोग बनाया जाएगा जो अधिनियम जो बनाया जा रहा है 1919 का, उसका समीक्षा करेगा। ठीक है, अगला जो हमारा कानून आता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जो एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है। ये सारे महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस एक्ट के माध्यम में हुई, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के माध्यम से लागू की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और एक चीज की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। देखिए, संघीय न्यायालय भी स्थापित किया जा रहा है। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत बना दिए गए, सिंध और उड़ीसा का स्थापना की गई। ठीक है, इसके तहत कुछ प्रांत को द्विसदनी व्यवस्था में लाया गया। बिहार भी द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई थी, विधानसभा और विधान परिषद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो अंतिम एक्ट था जो ब्रिटिश संसद से भारत के लिए पारित हुआ था, वो यही था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद भारत अलग हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियनों राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द वापस ले लिया गया। यानी इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट, यानी जो ब्रिटिश शाही उपाधि में एक शाही जब उपाधि ब्रिटिश का, जो ब्रिटेन का जब क्राउन था वो शपथ लेता था तो उसको भारत का सम्राट कहते थे। ये शब्द समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो इस तरह से हमारा पूरा ये चैप्टर पूरा हो गया। ताज, ब्रिटिश ताज के अधीन शासन परिषद, यानी 2 चीजें थी। ठीक है, एक था संवैधानिक विकास में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन चल रहा था तो कौन कौन से कानून पारित हुआ था, कैसे क्रमिक विकास हुआ था। फिर जब क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो रहा था तो कौन कौन से कानून बने थे। इस तरह हमारा पूरा हो गया।